बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माया खान। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। आज है 5 जुलाई 2022। शाहजेब इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। बराह रास्त कहाँ से, थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको बताते हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे इंतहाई एहतराम के साथ। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती। बेशक इसमें कोई शक नहीं, रब ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए कर्नल शेर खान, और आपके लवाह यकीन को ऐसे ही ताकत ईमान अता हो। प्रोग्राम में आगे चलते हैं ख़वातीन हज़रात और बात करते हैं इस वक्त सिचुएशन जो कराची में चल रही है। जी, मैं बारिश की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ बदतरीन लोड शेडिंग की। ऊपर से बिजली महंगी भी हो गई। आई एम श्योर आप लोग तो मुझसे पहले अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रोग्राम दूसरा शुरू होने वाला होता है उसके बीच में ही जब आपकी आंख लगती है और सुबह आपकी होती है तो आपको फिर एक नए रेट्स पता चलते हैं कि बिजली कितनी महंगी हो गई। कराची वालों के लिए बिजली इम्तिहान जनाब बनी हुई है। हर तरफ से शहरियों को घेर लिया है जनाब। दिन भर और रात गए लोड शेडिंग से शहरी बहुत परेशान है। आगे अगर चलें तो इसके बावजूद जो बिजली मिलती है वो भी इंतहाई महंगी है, क्योंकि नेपरा ने, अब ये सुनिएगा जरा, नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 9 रुपए 42 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी है जनाब। इजाफा मई वाले जो ऑब्वियसली महाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने जो है वो मौकफ अपनाया कि इदारे को तकरीबन इस वक्त 380 अरब रुपए वसूल करने हैं। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं सूरत हाल। मजीद इसको जानने के लिए हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज शराज अहमद क्या हवाले से आइए जानते हैं। जी शराज साहब। इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे एलानिया जबकि 2 से 4 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से शहरियों को क्या मुश्किलात हैं और वो इस वक्त किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। लोड शेडिंग का ऐसा है कि लोड शेडिंग 2-2 घंटे हो रही है, बहुत लंबी। कम से कम ये है कि बाज़ दफ़ा तीन दफ़ा भी आती है, क्योंकि सुबह रात का टाइम बड़ा ख़राब है। 3 बजे से 5 बजे तक जाती है। यहाँ इनको चाहिए खुदा के लिए यार, इतनी बिल यूनिट बढ़ा दिया उन्होंने, 42 रुपये तक की चला गया है। तो ये है कि पीक टाइम में कुछ कम किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि यार थोड़ा सा दौरानिया तो कम करा जाए, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में इतना ज़्यादा लोड डाल दिया आवाम पे कि बहुत मुश्किल हो गया। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे पैसे ले रही है और बेवकूफ़ बना रही है। लोड शेडिंग हॉस्टल बढ़ाई जा रही है। अगर आपने पैसे बढ़ाए हुए हैं तो आप जनाब यानी बिजली तो दें आवाम को, वो भी नहीं दे रही हैं। वहाँ से पैसे भी मिल रहे हैं उनको और जनाब आवाम को भी ख्वार करके रखा हुआ। सीधी बात। बिजली की आए रोज़ बंदिश और तवील लोड शेडिंग की वजह से जहां घरेलू सार्फिन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, वहीं छोटे ताजिर और दुकानदार भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से उनका कारोबार ठप होकर रह गया है। बहुत परेशानी होती है, लाइट से ही हमारा काम चलता है। ऊपर से लाइट है, लाइट जाती है, फिर रात को 9 बजे बंद करा देते हैं। हमें तो बहुत मुश्किल होती है काम करने में। कस्टमर तो गुस्सा करते हैं, जब उनको टाइम पे चीज़ नहीं मिलेगी वो तो बोलेंगे अभी टाइम पे दो। अब कस्टमर का तो कसूर नहीं है इसमें हमारा भी कसूर नहीं है, लाइट का कसूर है। बस क्या करें, निभा रहे हैं, कस्टमरों की बातें भी सुनते हैं, झेल रहे हैं, क्या करें, करना तो है। बिजली से तो बहुत परेशान है, लाइट भी बहुत जा रही है, फिर शॉप से जल्दी बंद हो रही है, 9 बजे बंद कर देते हैं। काम भी हमारा रुक जाता है, क्योंकि हमारा तो काम ही इसी पे, लाइट पे काम है हमारा। तो ये कि लाइट फिर चले आती है तो बहुत लोग, लाइट जा भी बहुत रही है। जब से ये इनकी हुकूमत आई है लाइट तो रुकी नहीं रही। आपके सामने 2-3 घंटे जा रही है। हालांकि पहली भी हुकूमत गई है, लाइट तो नहीं गई थी, हर मसला सामने थे, लेकिन लाइट का और ये जो अभी ज़्यादा हो गई और अभी आपके सामने लाइट जा चुकी है और अभी 4:30 बजे तक आएगी। 4 बजे तक आ जाए तो ठीक है, वरना कुछ कह नहीं सकते। और हमारा ज़्यादा काम दूध का लाइट से ही, अगर लाइट है तो दूध सही है, मशीनें चल रही हैं, फ्रिज चल रहे हैं, ठीक है। और लाइट चली गई तो दूध ख़राब होने के चांस है। और इनका क्या जा रहा है, नुकसान तो हमारा आवाम का हो रहा है ना यार, आप लोगों का, हमारा
भारी भरकम बिलों की अदायगियों के बावजूद के इलेक्ट्रिक शहरियों को बिला तातुल बिजली फराहम करने में नाकाम नज़र आती है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक की तरह दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी कराची में काम करने की इजाज़त दी जाए, ताकि के इलेक्ट्रिक की जारादारी ख़त्म हो और शहर में बिजली का निज़ाम बेहतर हो सके। जी, शहरी परेशान हैं लोड शेडिंग की इतलात हवाले से कि बकरीद पर भी लोड शेडिंग नहीं रुकेगी। तो शहरी ये सोच रहे हैं कि अब इस बकरीद पर क्या करेंगे जहां बारिश भी हो और बिजली भी ना हो और फिर सुन्नत इब्राहिमी भी पूरे करना हो। सुन्नत इब्राहिमी की बात करते हैं तो ख़वातीन और हज़रात, एक वक्त था, मुझे एक मेरी उस्तादों में से थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि रिहाइश और आसाइश के लिए इंसान कोशिश करे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो रिहाइश और आसाइश नुमाइश और आराइश पे बदलना शुरू हो जाती है, वहां मसले खड़े होना शुरू हो जाते हैं। मेरी खुशनसीबी है कि आज जो प्रोग्राम में थोड़ी देर कुछ लम्हे बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होंगे, उनसे मेरा ताल्लुक इतना पुराना है और मैं उनसे सवाल इतने करती हूँ, उनको तंग इतना करती हूँ, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मुझे सीखने को मिलता है। कुर्बानी की बात करते हैं तो आपके घर में जानवर कौन सा है, कितने का है, कैसे लिया, वो और फिर दिखाने के लिए उसको कभी कभी ऐसी ऐसी जगहों पर प्लांट किया जाता है कि दुनिया आती है और देख रही होती है। ठीक है, समझ में आता है, बच्चों को जानवर देखना अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी नीयत क्या थी? क्योंकि हर चीज का दारो मदार तो नीयत पर है। तो मैं समझती हूं कि इसी हवाले से कि ज्यादा कहीं नमूदो नुमाइश के चक्कर में हम अपनी जो फराइज हैं, जो हमारे ऊपर वाजिबात हैं, कहीं उसमें तो नहीं मिलावट कर रहे। इसी मामले पे मजीद हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे, हमारी मोहतरम एंकर, सीनियर एंकर पर्सन जुनैद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत? ठीक ठाक है? आपके सामने हूँ, आप ठीक है? मैं बोलते हुए ना आपके सामने जरा सा मुझे वो होता है, लेकिन जुनैद भाई मैंने कोई गलत बात की जो अभी थोड़ी देर? बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, पहले तो ये कि ज़ाहिर है अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमें ईद कुर्बान दिखाई और अल्लाह तबारक व तआला सेहत के साथ, आफियत के साथ, सलामती के साथ हमें ईद कुर्बान दिखाए। ये जब भी मैं इस मौके को तसव्वुर में महसूस करता हूँ तो आप यकीन मानिए मैं एक ऐसे माहौल के अंदर खो जाता हूँ कि क्या मंजरनामा होगा वो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए निकल पड़े। और कमसिनी का आलम है, यानी एक बच्चे से आज आप बिला तमसील अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूछें कि अगर बाप उससे ये कहे कि मैं तुम्हें क़ुरबान करना चाहता हूँ, तो बच्चा पहले तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको ग्रैब कर सके। वहाँ सूरत हाल क्या है कि ए बाबा जान, जो हुक्म हुआ है कर गुजरिए, आप मुझे साबरीन में पाएंगे। और देखिए कि जिस वक्त आपने उनको लिटाया है तो आपने जो है उनका जो रुख अनवर था वो अपनी जानिब नहीं रखा कि कहीं वो शफकत पिदरी जो है वो गालिब ना आ जाए, तो आपने उनको औंधा लिटाया, उनकी आंखों को जो है उस पर पट्टी बांधी और आपको ये हुक्म था कि अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई और छुरी को ये हुक्म था कि इनकी गर्दन पे न चलना, और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके बदले में मेंढा अता कर दिया। तो इतनी अजीम तरीन सुन्नत एक लम्हे के लिए फिर तसव्वुर कीजिए कि खुदा न खास्ता अगर वाकई बाप अपने बेटे को कुर्बान कर देता तो रहती दुनिया तक ये सुन्नत बन जाती कि एक बाप ने अपने बेटे को कुर्बान करना अल्लाह की राह में। लेकिन अल्लाह ताला कितना शफ़ीक़ है, कितना करीम है, कितना रहीम है कि उसने उस कुर्बानी के बदले में हमें कितनी आसाइश दे दी, कितनी आसानी दे दी, कितनी तस्कीन दे दी, कितनी राहत दे दी कि हम एक जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और ज़िब्ह अज़ीम का जो सवाब है अल्लाह तबारक व तआला वो हमें अता करता है। यानी आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, इस करम को ज़रा विजुलाइज़ कीजिए कि हर बरस अल्लाह तबारक व तआला साहिब इस्तिताअत लोगों पर ये करम करता है कि उनको इस सोच देता है कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान करें। और कमाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में न इसका खून पहुँचता है, न गोश्त पहुँचता है तो तुम्हारा तकवा पहुँचता है, तुम्हारी नीयतें पहुँचती है। वो है ना कि नीयतुल मोमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह की बारगाह में उसका अमल पहुँचता है, उसकी नीयतें पहुँचती है। यानी सूरे इनाम में अल्लाह फरमाता है कि आप फरमा दीजिए कि यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मरना सब खालिस अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है। अच्छा, हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को कोई नेक अमल
अल्लाह के नज़दीक क़ुरबानी का खून बहाने से बढ़कर महबूब और पसंदीदा नहीं, और क़यामत के दिन क़ुरबानी करने वाला अपने जानवर के बालों, सींगों और खुरों को लेकर आएगा और ये सब चीज़ें अजर व सवाब का बाइस बनेंगी। यानी यहाँ तक फरमाया कि क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले, जिस वक्त आप अल्लाहु अकबर कह के उसे क़िबला रू करके, अभी मैं इस पर बात करता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ा लोग इस बात का भी एहतमाम, देखिए जो करते हैं अल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस बात का एहतमाम भी नहीं करते कि जानवर को क़िबला रू करना है, अल्लाहु अकबर कहना है, बावुज़ू होके खड़े हों, उस वक्त दुआएं करें, क्योंकि कैटेगोरिकल मेरे रसूल का फरमान है कि क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक शरफ़ क़बूलियत हासिल कर लेता है। लिहाजा तुम खुशदिली से क़ुरबानी किया करो, तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। यानी आप सोचिए कि सरकार से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क़ुरबानी क्या है, तो मेरे सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने रसूलुल्लाह से सवाल किया कि हमारे लिए इसमें क्या अजर व सवाब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के बदले में नेकी है। माया, ये जो जानवर हम जो बकरी की कुर्बानी करते हैं, हम जो गाय की कुर्बानी करते हैं, ऊँट की कुर्बानी करते हैं, मेंढे की कुर्बानी करते हैं, दुम्बे की कुर्बानी करते हैं, वगैरह वगैरह, आपको मैं दावे से ये बात कह रहा हूँ कि कोई मुसलमान उससे कहें कि किसी जानवर के ऊपर जितने बाल हैं उसको काउंट करके बता दें, आप काउंट नहीं कर सकते। इट मीन्स काउंटलेस नेकियां अल्लाह ताला आपको अता करता है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। अब उसका जो ज़ौक़ और शौक़ है वो उस वक्त पैदा होगा जब आप उसकी इंस्टिंक्ट को समझेंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर इतना बड़ा इनाम कर दिया है कि जिस वक्त कुर्बानी का जानवर आप ज़िबा करते हैं, पहला कतरा उसका गिरने से पहले अल्लाह ताला आपको बख्शिश के मग़फ़िरत के परवाने अता कर देता है। अब यहाँ मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो क्या है कि मैंने नॉर्मली लोगों को देखा, और मेरी बात को दिल पे बार की तरह मत लीजिएगा, लेकिन ज़रा सा हमें अपने चेहरे को आईने में देखना चाहिए। हम उस वक्त फेसबुक को ऑन करके, सोशल मीडिया को ऑन करके उस कुर्बानी के जानवर की हम वीडियो बना रहे होते हैं, उसकी स्नैप्स बना रहे होते हैं। खुदा न खास्ता अगर वो छुरी सही तौर से उसकी गर्दन पे नहीं चलती और वो जानवर फिर उठ खड़ा होता है तो एक शोर मच जाता है, एक फेस्टिविटी शुरू हो जाती है, जानवर भागता है, लोग कहते हैं कितना ताकतवर जानवर था कि दोबारा उठ गया। वो आधी छुरी उसको चली हुई है, आधी गर्दन कटी हुई है, उसका खून बह रहा है, खून रिस रहा है, वो भाग रहा है, लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, एक हंगामा मचा हुआ होता है। तो सबसे पहले तो हम इस बात का ख्याल रखें कि हमें कुर्बानी की बेखनी नहीं करनी है साहब। उस वक्त हमें खौफ खुदा पैदा करना है कि इस जानवर को तकलीफ हो रही है, ये अल्लाह की बारगाह में कल बरोज़ महशर हमारे लिए शफाअत का जरिया बनेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक हदीस पाक का मफहूम है कि कल पूरे सिरात पे ये जानवर ये तुम्हारी सवारियां बनेंगी। यानी बिला तमसील मैं आपको बताऊं, अगर आप हाईवे की ट्रैवलिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत अच्छी सी गाड़ी हो, बड़ी ट्यून गाड़ी हो, ताकि खुदा ना खास्ता आपकी ट्रैवलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ही होता है ना, आप डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंचे। सबसे मुश्किल तरीन डेस्टिनेशन है, सबसे मुश्किल तरीन डेस्टिनेशन है पुलिस सिरात से गुजरना। जो उससे गुजर जाएगा वो पार हो गया, वो फलाह की कामरानी की मनाजिल पे पहुंच गया। मुझे बताइए कि उस डेस्टिनेशन के लिए जो आपको सवारी अल्लाह ने अता करनी है वो आपके कुर्बानी के जानवर हैं, आप उनकी तकरीम नहीं करते, उनकी तौक़ीर नहीं करते। आज सूरत हाल क्या हो गई है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये जो हमारे यूट्यूबर्स, ये जो हमारे फेसबुकर्स, ये जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, ये अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे प्रैंक्स बना रहे होते हैं आज कुर्बानी के जानवरों के, इनका तमस्खुर बना रहे होते हैं, इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, इन पे लतीफ़े बना रहे होते हैं, इन पे कॉमेडी कर रहे होते हैं। आप मुझे एक बात ज़रा सा समझाइए साहब कि क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि ये जानवर अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी, अल्लाह ताला इन्हें अपनी निशानी फरमाता है, रब्बे कायनात इसे अपनी निशानी फरमाता है। हम अल्लाह की निशानियों का प्रैंक बना रहे हैं। मैं इस पर फतवा नहीं दे सकता, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें किसी मुफ्ती साहब से, किसी आलिम दीन से रुजू करना चाहिए कि ये जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं, इसके ज़रिए से जो डॉलर्स हम कमाते हैं, ये कमाई हमारी किस तरफ हमें लेके जा रही है। मैं इस पर फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मैं सोचने के लिए आपको एक स्पेस दे रहा हूँ, एक रूम दे रहा हूँ कि जी आप जरा सोचिए कि इस पे प्रैंक्स बनाते हैं, इसका तमस्खुर, इस पे लतीफ़े बनाते हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं, हम अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानी है, जिस तरह मकाम इब्राहीम अल्लाह की निशानी है, जिस तरह हजर अस्वद अल्लाह की निशानी है, जिस तरह मुक़द्दस मकामात अल्लाह की निशानी है, इसी तरह से ये जानवर अल्लाह की निशानी है। हम अल्लाह की निशानियों के साथ मजाक कर रहे हैं साहब। हम मुसलमान,
हम मुसलमान, आप उठा के देख लीजिए, इस वक्त आप सिर्फ यूट्यूब पे जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, फेसबुक पे एक्सप्लोर कीजिए, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे आपको बेतहाशा वीडियोस मिलेंगी। ये हम मुसलमानों का वतीरा हो गया तो फिर हमारी कुर्बानियां कैसे कबूल होंगी? ये सवाल नहीं है। क्या अल्लाह हमसे राजी होगा? ये सवाल नहीं है। क्या अल्लाह हम पर खुदा न खास्ता गजबनाक नहीं हो गया? क्या ये सवाल नहीं है। क्या हम अल्लाह की निशानियों की बेखनी नहीं कर रहे? क्या ये सवाल नहीं है। ये तो हो गया एक पहलू। अब आइए दूसरे पहलू की तरफ। जो लोग अल्लाह की राह में सदके दिल से कुर्बानियां करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो इंतहाई दर्द दिल के साथ, बहुत झुकाव के साथ, इंकिसारी के साथ जानवरों को लेके आते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और कुर्बान करके उस गोश्त को गरीबों में तकसीम करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि चौधरी साहब इस साल तो मेला लूट लिया। क्या मेला लूट लिया? 10 लाख का बैल लेके आए, 20 लाख का बैल लेके आए, 50 लाख का बैल लेके आया हूं, 1 करोड़ रुपए की गाय लेके आए। अरे साहब, जो बकरा मैं लेके आया हूं, ऐसा बकरा तो पूरी मार्केट में किसी के पास नहीं था। जो दुम्बा मैं लेकर आया हूं, लाखों रुपए की कीमत एक करते हैं, यानी नुमूद और नुमाइश। फिर घूम फिर के बात वही आ गई कि तुम्हारा कुर्बानी के जो जानवर है उसका गोश्त और उसका खून हम तक नहीं पहुंचता। ये नुमूद और नुमाइश, ये रियाकारी, ये हमारे मुंह पे मार दी जाएगी। यानी लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं अपनी वीडियोस, आप सोचिए कि दिखाते हैं कि साहब आज देखिए कितने बड़े बड़े जानवर हम लेके आए हैं, कितने हसीन जानवर, और लोग अपनी चौधराहट जमाते हैं। लोग इलाके के अंदर अपना नाम, अपनी नमूद फुला शख्स के पास, वो हाजी साहब को देखिए क्या इस दफा तो उन्होंने बस कमाल ही कर दिया है साहब। तो ये नुमूद व नुमाइश अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, हमारे मुंह पे दे मारेगा अल्लाह ताला। तीसरी जो अहम तरीन बात है साहब, ये जो बेखनी की बात हो रही है, मुझे अफसोस होता है। आप देखिए ये कुर्बानी के जानवर कितने मुकद्दस तरीन जानवर हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे देखा लोग क्रेन्स के जरिए से गाय को उठाकर छतों पर लेके जाते हैं। कितनी गाय, वो क्रेन्स टूटी, बाकायदा वो टूटी, वो रस्सियाँ टूटी, वो गिर गई जमीन पे, मर गई, लंगड़ी लूली हो गई। मतलब आप मुझे बताइए, आप अल्लाह की निशानियों के साथ मजाक बना रहे हैं। पूरा मोहल्ला जमा है, लोग जो सीटियां बजा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कल बरोज़ महशर अगर ये जानवर आपकी सवारियां हैं तो क्या कल बरोज़ महशर ये जानवर अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं करेंगे कि या अल्लाह, तूने तो मुझे इनकी कुर्बानी के लिए मुंतखब किया था और इन्होंने मेरे साथ ये जुल्म अजीम किया है। खुदा का वास्ता अपने दीन का मजाक न बनाएं, अपने दीन का मजाक न बनाएं। इन जानवरों की ताज़ीम करें, इनकी तौक़ीर करें, ताकि कल बरोज़ महशर अल्लाह ताला इनके सदक़े से हम पे अपना करम। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा जुनैद भाई, अल्लाह आपको इतनी जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको अपने ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं। आपने आज एक दफ़ा फिर जो है वो ईमान ताज़ा कर दिया और आप पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ ये सेगमेंट देखा गया होगा और सब ने जो है ना, इस वक्त मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत सारी दुआएं हैं। जज़ाकल्लाह जुनैद भाई। इंशाल्लाह जुमे के दिन आपकी स्पेशल जो है वो हज ट्रांसमिशन इंशाल्लाह लाहौर से करेंगे इंशाल्लाह। और ज़रूर देखिएगा आप, ज़रूर जुनैद भाई को आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लेते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। मैं हूं माया खान, लेकिन थोड़ी देर बाद शाहजेब साहब हमारे साथ होंगे और ये कहाँ हैं, किधर हैं, क्या हुआ, क्या सब खैरियत है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। तो रहिएगा हमारे साथ, प्लीज डू स्टे ट्यून। लेकिन अगर इस वक्त हम बात करें कोविड केसेस की, कोविड केसेस का जो है वो एकदम से दोबारा एक राइज नजर आया है। केसेस में जो है वो अचानक से जो है वो इजाफा नजर आया। उसकी क्या वजह है? ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमने बदएहतियाती की है, हमने कुछ सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार नहीं रखी, इम्यून सिस्टम को हमने स्ट्रांग नहीं किया। लेकिन जो केसेस हैं, क्या उनकी आदाद शुमार सही हैं? क्या केसेस जितने हैं वही नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि टेस्टिंग जो है वो अब कम हो गई थी। इसकी वजह से एक्चुअल केसेस तो बाहर आ ही नहीं रहे। इसी हवाले से जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है, उस हवाले से उन्होंने जो है एक नया कदम उठाया है। क्योंकि अगर मुस्बित केसेस की शरह पता की जाए तो वो है 20.61
परसेंट जो है वो वहां पहुंच गई है, जिस पर वफाकी हुकूमत ने शहर क़ायद में कोविड टेस्टिंग में इजाफे का जो है वो फैसला किया है, उनका जो है बढ़ाने का फैसला किया है। सूबों को जो है अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। कुछ इतलात हैं कि टेस्टिंग में कमी के बायस कोरोना के असल आदाद व शुमार सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें शामिल आप हुई और अपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा, क्या ये बात दुरुस्त है कि कोरोना जो फैल रहा है उसमें टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही, उसकी कमी हुई, इसकी वजह से एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने नहीं है? जी डॉक्टर साहिबा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त कोविड जो है पिछले 2 हफ्तों के अंदर आप देखिए कि 70 केसेस पर डे से ये तकरीबन 800 केसेस पर डे पे चला गया, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। और अगर नेशनल पॉजिटिविटी रेशियो देखें तो 0.5 से 5% पे चली गई है। तो डेफिनेटली ये इस वक्त दोबारा इसका फैलाव शुरू हो गया है। इसकी कुछ वजूहात हो सकती है कि जो वैक्सीनेशन हुई थी, वो लोगों ने जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया, वो उसकी वजह से वैक्सीनेशन का इफेक्ट जो है वो कुछ महीनों के बाद खत्म हो जाता है। तो उस वजह से भी मैं समझती हूँ कि इजाफा आ रहा है, क्योंकि बूस्टर डोजेस जो है वो कम लोगों ने लगवाई हैं। और टेस्टिंग जहाँ तक है, चूंकि इसका ट्रेंड नीचे चला गया था तो लोगों ने इस तरफ ध्यान कम गया था, तो बाकी टेस्टिंग जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। मगर ये केसेस भी जो ट्रेस हो रहे हैं ये टेस्टिंग की वजह से ही हो रहे हैं। मगर टेस्टिंग बहरहाल अब बढ़ानी पड़ेगी, हॉस्पिटल्स को दोबारा से अपनी लैब्स को फंक्शनल करना पड़ेगा, और जो पहले भी सेंटर्स खुले हुए थे उनको दोबारा से फाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नई वेव जो है ये आने वाले दिनों में बहुत चांसेस हैं कि ये मजीद बढ़ेंगे केसेस। अल्लाह अकबर। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इसके केसेस के बढ़ने की दरअसल वजह क्या बनी? लोगों ने कोरोना को नॉन सीरियसली लेना शुरू कर दिया था और दे गॉट लीनियंट विद इट। जी देखिए जी, पास्ट में भी हमने देखा है कि कोविड उसी वक्त फैलता है जब आप SOPs के ऊपर अमल दरामद जो है वो कम होता है। और चूंकि इसके पॉजिटिविटी इतनी कम चली गई थी, लोग भूल गए थे कोविड को, और उसकी वजह से एहतियात हर किस्म की जो है वो खत्म हो गई थी। उसी तरह से फंक्शंस हो रहे थे, गैदरिंग्स हो रही थी, और सारी चीजें लाइफ बैक टू नॉर्मल थी। तो रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, मार्केट प्लेसेस खुली हुई है। तो इन सारी जगहों पे जहां भी पब्लिक इंटरेक्शन होगा, जहां ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे और SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा, वो एक तो वो वजह होती है, और दूसरी जैसा कि मैंने कहा है कि डोज ना लगने की वजह से पिछली वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी कम हो गई है, तो अब दोबारा से इंसान प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन को कैच करने के लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर साहब देखिए ना, जिस तरह आपने कहा ना, SOP से फॉलो करना जो है उन्होंने बंद कर दिया था, जो है नॉन सीरियस एटीट्यूड हो गया था। अब अगर ये इतनी ख़राब हो जाएगी, आप बारहा इस बात को बता भी रही हैं कि ये सिचुएशन बढ़ जाएगी अभी, क्योंकि केसेस तो अभी नंबर्स ही नहीं काउंट हो रहे, टेस्ट ही नहीं पता तो कितने बढ़ गए होंगे। अभी किस किस को जो है कोविड होगा ये भी नहीं मालूम। तो ईद भी तो सर पे डॉक्टर साहिबा, मिलना मिलाना होगा, एक दूसरे की तरफ जाना होगा। ऐसी सूरत हाल में क्या लोगों को घर पर नहीं रहना चाहिए, क्या एहतियात नहीं करनी चाहिए? जी डॉक्टर साहिबा। जी बिल्कुल, देखिए हम समझती हूँ हमने कई ईदें जो है वो कोविड के साथ गुजारी हैं, और तमाम SOPs जो हैं वो हुकूमत की तरफ से, NCOC जब उस वक्त मौजूद था उनकी तरफ से इशू होती थी। एहतियाती तदाबीर सबको बताई गई थी कि मसाजिद के अंदर इन्होंने नमाज पढ़ने जाना है तो गले मिलने से परहेज करें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने जायनमाज बिछाएं, घर से जायनमाज लेके जाएं, और थोड़ा सा फासले के साथ जो है वो नमाज की अदायगी करें। जो बहुत दूर हैं और बहुत छोटे हैं उन लोगों को मैं समझती हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। उसके अलावा घरों में भी बड़ी गैदरिंग्स जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। ये थोड़े से अगर हम ये एहतियात करें तो इंशाल्लाह ताला हम इस दफा इसको जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। इंशाल्लाह आमीन। डॉक्टर साहबा, आपकी क्योंकि मुझे एक मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस भी गुजारिश होगी कि अगर आप दे सकें कि कुछ लोगों ने अपनी सेहत, इम्यून सिस्टम या वाइटामिन्स या इस तरह की चीज़ें अपना भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना छोड़ दिया था, तो आप अगर चाहें तो थोड़ा सा गाइडलाइन देख सकें तो। जी देखिए, इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमें जब कभी भी हम घर से बाहर जाएं, स्पेशली किसी पब्लिक प्लेस में, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मास्क जो है वो बहुत हद तक जो है हमें प्रोटेक्शन दे देता है। उसके अलावा ये आजकल चूंकि गर्मी है, कई जगहों पे ऑफिसेज वगैरह में, बिल्डिंग्स वगैरह में
क्लोज एनवायरनमेंट्स है, वेंटिलेशन नहीं है, हवादार कमरों में नहीं बैठते, हम लोग क्लोज एनवायरनमेंट्स में बैठे होते हैं, वो भी एक सोर्स होता है इसको स्प्रेड करने का। तो मैं समझती हूँ थोड़ी सी हम गर्मी बर्दाश्त कर लें, मगर खिड़कियां खुली रखें, हवादार कमरों के अंदर बैठें और बहुत ज़्यादा कंजेशन वाली जगहों पे जाने से परहेज करें। और जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाई वो फौरी तौर पर वो बूस्टर डोजेस लगवाएं। अगर हम ये तमाम एहतियाती तदाबीर करेंगे तो मैं समझती हूँ कि पहले भी हमने पास्ट में देखा है कि ये सारी जो एहतियाती तदाबीर है उनकी वजह से हमारा बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से डॉक्टर हामिद साहिबा हमारे साथ थी। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपने जिस तरीके से हमें गाइडलाइन दी और आपने बताया, बड़ी बड़ी क्लियरली आपने बता दिया कि जी डेविल्स एडवोकेट वाली सिनेरियो कि भाई हमें इस वक्त इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। तो कोविड में इस वक्त ना भूल जाएं, डॉक्टर साहिबा की बात दोहरा रही हूँ, प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल दोबारा से शुरू करें, सोशल डिस्टेंसिंग में सीरियस हो जाएं। ईद पर अगर आप बहुत सारे लोगों से नहीं भी मिलेंगे, जब भी आपकी ईद होगी और सुन्नत इब्राहिमी जो हमारे वाजिबात हैं, अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और 16 आना सच तो डॉक्टर साहब ने भी कहा, लेकिन अब मैं 100 रुपए की बात भी कर लूं। 100 रुपए का ये नोट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं, आपके पास होता है, ये भी आप देख सकते हैं, आपके पास असली है ना, नजर आ रहा है। एक और भी तरीका है चेक करने का, वो भी मैं आपको ऑब्वियसली बता सकती हूँ। लेकिन इस 100 रुपए में कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? एक इंसान ने जो कि सच्चे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इसका राज 10 साल से आवाज उठाई और उठाते गए और कोई एक्शन ही नहीं ले रहा था। जनाब, हर शख्स पैसे कमाना चाहता है, अच्छी बात है, और आजकल के दौर में किसी को पैसे से लगाव भी बहुत है कुछ लोगों को। लेकिन आपको पता है कि ये जो नोट है इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट था जनाब, गलतियां। जी हाँ, कराची के 75 बरस के शहरी 10 साल से कोशिशें कर रहे थे और फाइनली वफाकी मुतसिब ने 100 रुपए वाले ये जो करेंसी नोट मेरे हाथ में है, पाए जाने वाली 2 गलतियों को दुरुस्त करने का इनकी वजह से हुक्म दे दिया है। तो इस 100 रुपए में प्रॉब्लम क्या थी? आइए इनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची में मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप आए, आपने तकलीफ उठाई आने के लिए। सर, पिछले 10 साल से आप मोहसिन सर ये काम कर रहे हैं, और ये क्या इसमें गलती है क्या है 100 रुपए के नोट में? इसमें गलती ये है कि एक तो कायदे आज़म की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है। कायदे आज़म की स्पेलिंग QUAID-I-AZAM है, तो इन्होंने ई से लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, ये नोटिफाइड गवर्नमेंट की आज से 40 बरस पहले मैंने, जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, तो मैंने ये एक ये जो उसके पीछे वाली साइड पर जो पतली सी लाइन लिखी हुई है, पतली लाइन, ये बहुत मुश्किल से देखी जाती है, बहुत जी हाँ, ये इधर है। अच्छा, इसके ये बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, क्योंकि चूँकि मुझे याद था, तो मैंने उनको लिखा कि स्टेट बैंक के गवर्नर अशरफ अतरा साहब को लिखा, अच्छा, तारिक बाजवा को लिखा और रजा बाकर साहब को लिखा कि भाई ये गलती दुरुस्त कर ले। किसी का कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने सरकार के जितने वजीर ख़जाना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस, कैबिनेट सेक्रेटरी, जितने भी आला अरबाब इख्तियार सबको ख़त लिखा कि भाई ये गलतियाँ, इनको तस्हीह करवाई। और दूसरी गलती ये थी कि ज़ियारत, यहाँ पे लिखा हुआ ज़ियारत कोयटा, ज़ियारत कोयटा, ये बहुत बड़ी गलती है बलूचिस्तान के लिए। एक बहुत बड़ा जो है ना, आप स्टेट बैंक को ना तो कायदे आज़म की सही स्पेलिंग का मालूम था, ना पाकिस्तान का जोग्राफिया पता था। ज़ियारत इज़ ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, 125 किलोमीटर दूर है कोयटा से। जी बिल्कुल। अच्छा, उसको आप लिख रहे हैं ज़ियारत कोयटा। अब जब उनसे जो है ना, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, किसी का कोई खत का किसी का जवाब। ज़ियारत की तस्वीर है, आप लोगों को निशानदही, अगर अभी आपको 100 का नोट नहीं मिल रहा तो मैं आपको दिखा दूँ। जी सर। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद जब ये क्यों हुआ था, फिर वो मैंने जो है ना, मैंने कहा पहले क्योंकि तरीकाकार सरकार का ये होता है कि आप किसी फोरम पे जाए या कोर्ट पे जाए तो कहा जाता है कि आपने पहले कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गए कि नहीं गए। तो सारे जितने ऑप्शन से एग्जॉस्ट कर लिए, हर एक को खत लिखा, जब किसी तरह के कोई जवाब नहीं आया, फिर मैं वफाकी मोहतसिब को मैंने पिटीशन फाइल कर दी
कि भाई ये गलतियाँ उसको उन्होंने जो है ना वहाँ पे हियरिंग फिक्स की। स्टेट बैंक के लोग आए, स्टेट बैंक ने वही हमारे यहाँ जो दस्तूर है कि गलती करना, हालांकि गलती मानना मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ही है होना। अगर किसी महजब मुल्क में होता तो मेरे पास स्टेट बैंक के गवर्नर का फोन आता कि मोहसिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये गलती हो गई, हम अगले नोट की सीरीज में। किसी गैर ने तो नहीं निशानदेही की ना, अपने पाकिस्तानी नहीं की ना, तो अच्छा क्या हुआ? वो वहाँ से फोन आता है कि मोहसिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आइंदा नोटों की सीरीज में हम ये गलती तस्हीह कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो जो रिवाज है गलती मानने की हो ही नहीं रही। अच्छा, दूसरी बात मेरी आपसे एक और बात थी कि आप जो बुजुर्ग शहरी और मिस्कीनियत को हाईलाइट ना करें, गलती को हाईलाइट करें, क्योंकि मेरा उम्र रसीदा होना या बुजुर्ग शहरी होना, आपका इज्जत करना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मेन चीज़ मकसद इस नोट पे तस्हीह कराना था। अच्छा, इसके बाद मुझे कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ तो सर आपके बारे में तारीफी में लिखा है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो एक सीनियर ने किया, लेकिन वो जो है ना मिस्कीनियत का नहीं सर, बिल्कुल आपको लग रहा होगा, मुझे तो नहीं, मैं तो इंतहाई एहतराम और मोहब्बत से आपको जो है वो एड्रेस किया। दूसरा भी इनको स्टेट बैंक से कहा कि भाई जो है ना आप ये गलती, तो उन्होंने 5-6 महकमों का हवाला दे दिया कि वो कागजात की स्पेलिंग ये लिखते, ई से लिखते। मैंने उनको फिर जो है ना उनकी स्टेट बैंक की वेबसाइट, उनकी अपनी वेबसाइट ये है जिसमें ये आपके पीछे बिल्डिंग आपने बहुत अच्छा किया, आज का साइट बहुत अच्छा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पुरानी बिल्डिंग है जी आपके पीछे। अच्छा, इसका इफ्तिताह जो है ना जब पार्टीशन हुई तो इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, बैंक ऑफ इंडिया को लॉक करके चले गए। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी चाबी बनवाई और उसका ताला खोला, जिसका ये प्रिंट आउट ये है। ये स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट पे मौजूद है जी, कैमरा वहाँ है सर। हाँ, ये स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट पे मौजूद है। अब स्टेट बैंक अपनी इस वेबसाइट को भी डिनाई कर रहा था और इस पे बजित थे कि हमने जो ई से स्पेलिंग लिखी है ये प्रॉपर नाउन है कि किस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने उनसे कहा जनाब प्रॉपर नाउन है, आप लिख सकते हैं, लेकिन नाम की और बाबाए मिल्लत की बहुत बड़ी अहमियत है, आप ये कैसे उसकी स्पेलिंग गलत लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना एक जो है ना मेरे पास यहाँ पे वो कैबिनेट डिवीजन की एक किताब छपी थी जब पाकिस्तान की 85वीं सालगिरह थी, तो उस पर वो किताब छापी गई थी। ये उन्होंने सर वक्त बड़ा मुख्तसर है, इसलिए आप जरा बताना चाहें। वो उस पे किताब कैबिनेट डिवीजन, अब ये हो गया है, इसके करेक्शन हो चुकी है, अब इन्होंने वफाकी वज़ीर ने फैसला दे दिया। अब करेक्शन करवाना मीडिया का काम है, क्योंकि सरकार में गलतियां बहुत होती है, तस्हीह आयत है। अच्छा, दूसरी बात कर ले अब ज़ियारत की। सर वक्त बड़ा महदूद है जी, इसलिए अब ये जो है ना ये स्टेट बैंक का कंटेंशन ये थी कि कोयटा हमारे पास जो नज़दीकी शहर होता है उसको हम मेंशन करते हैं। मैंने उनसे कहा जब मैं आर्गूमेंट हो रही थी, मैंने कहा आप कैसे कह सकती है, तो वही बात है कि आप कराची ठट्टा लिख दें या गुजरावाला लाहौर लिख दें, ये कैसे कह सकते हैं कि आप ज़ियारत 125 किलोमीटर दूर है और उसकी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है। आप कम से कम उनसे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से उनसे पूछ ले कि आपका जोग्राफिया क्या है, लेकिन वो बजित थे और वो अपनी बात मानने को तैयार नहीं थे। फाइनली वफाकी वज़ीर ने फैसला दे दिया। अब ये मीडिया का, लेकिन वैसे आपकी उम्र 75 बरस है जी, बिल्कुल माशाल्लाह। एक मुझे जरा सा और टाइम लूंगा आपको मैं। सर मेरे वक्त खत्म हो गया, इसलिए बहुत माजरत, लेकिन आपका ये जो मकसद है डेफिनेटली सबने सुन भी लिया होगा और ये बात इंशाल्लाह आगे जाएगी जब आपने इतनी मेहनत की। एक सेकंड, ये पाकिस्तानी झंडा जो है ना जी, इसकी बड़ी अहमियत है। आप देखें यौम आज़ादी आ रहा है 75 साल का, झंडे का कलर हर जगह मुख्तलिफ होता है। सही है, इसको भी जरा करना चाहिए, इसको हाईलाइट आप करें कि देखे ना झंडे का कलर जो है ना एक डार्क ग्रीन कलर है, 30% उसका व्हाइट का रेशो है और स्टार की पोजीशन। ये आप जो पर्चियां छापते हैं जिसने चाहा बगैर सोचे सब छाप दिया, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ऐसा ही है, तो इसको अब ये मीडिया काम है कि इन मकासद को हाईलाइट करें और बाकी जो मैंने जो फैसला करा दिया इस पर अमल दरामद करवाना आपका काम है। इलाही आमीन, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने कहा आप प्रोग्राम में आए। अब जैसे कि आपसे वादा किया था कि आप बहुत दिनों से शाहजेब साहब को देख रहे थे कि वो कहीं और हैं, मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी कि जनाब इतनी ज़बरदस्त, आपको पता है शाहजेब एक अमेजिंग शूट्स लेकर आ रहे हैं और सरप्राइज़ है आपके लिए ईद पर। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी टीम खैर व आफियत के साथ है। मैं चाहूँगी कि शाहजेब खुद आपको बताएं कि हमारी टीम कहाँ पर है, क्या वाक़यात हुए, अल्लाह ने इन लोगों को बचाया, सबसे बड़ी शुक्र की बात है। शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, सबको बताएं कहाँ पर हैं आप और कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम माया, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। थैंक यू वेरी मच, आपने जो कंसर्न शो किया खास तौर पर, और सेकंडली आप माशाल्लाह बहुत अच्छे सेगमेंट्स कर रही हैं और मेरा दिल कर रहा है कि मैं वापस पहुंचूं और आपसे सेगमेंट्स का आगाज करूं। माया प्रोग्राम के आगाज कर रही थी लोड शेडिंग का।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लोड शेडिंग जो है ना वो कराची से लेके यहाँ पे KPK तक हर जगह हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का लोग शिकार है और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है KPK में भी कि लोग बड़े परेशान है गर्मी से। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि हम कहाँ हैं और खैरियत से हैं या नहीं है, इसका मैं आपको अब जवाब दूं कि हमारी टीम ने एक KPK टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ अथॉरिटी के साथ हम लोग निकले और शंदूर फेस्टिवल होता है माया, लेकिन आपको इसका पता होगा कि हर साल हम देखते हैं कि शंदूर फेस्टिवल होता है। 2020 और 21 में नहीं हो सका कोविड की वजह से, लेकिन इस बार बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए थे शंदूर फेस्टिवल के लिए और उसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों से इवन गैर मुल्की सयाह जो हैं वो भी शंदूर फेस्टिवल में पहुंचते हैं। लेकिन माया जो कह लें कि बुरी खबर है मेरे पास वो ये है कि जब हम यहाँ से सफर कर रहे थे, हम दीर से आगे चित्राल पहुंचे, चित्राल से आगे सफर कर रहे थे तो एक मकाम आता है शाहिदास का मकाम। शाहिदास के मकाम पर अब सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है माया वो ये है कि क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। शंदूर फेस्टिवल हमेशा 7 तारीख से शुरू होता है, लेकिन इस बार 1 तारीख को रखा गया था जुलाई की, और ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे। और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से हमने ये देखा कि पानी का बहाव इतना ज्यादा बढ़ गया सड़कों पर कि मुख्तलिफ मकामात पर जो सड़कें थी माया वो मुकम्मल तौर पर बह गई। और जब हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, शाहिदास से आगे बढ़ रहे थे जो कि अपर चित्राल का इलाका है, तो वहां पर एक मकामात पर जो पूरी सड़क थी वो बह गई, जिसकी वजह से लंबी कतार थी, दूर दूर तक सब गाड़ियां नजर आ रही थी। जो लोग नीचे भी फंसे हुए थे और जो ऊपर लोग थे वो भी फंसे हुए थे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ जब शंदूर फेस्टिवल का पहला दिन था। तकरीबन 3 घंटे की जो मुशक्कत थी वो की गई वहां पर। मैं इस पे क्रेडिट दूंगा, जो टूरिज्म पुलिस फोर्स है वो भी लोगों की मदद के लिए वहां पर पहुंची और साथ में जो शावल था, शावल मशीन थी वो वहां पर पहुंची। 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद उस रोड को आर्जी तौर पर बहाल किया गया कि वहां से गाड़ियां गुजर सके। 3 दिन का फेस्टिवल वहां पर जारी रहा। जब लोग वहां से माया वापस निकले, आपको पता ही कि वहां पर तकरीबन 50,000 लोगों की तादाद होती है। तो शंदूर फेस्टिवल हर साल जाते हैं और वहां पर पोलो फेस्टिवल सजाया जाता है। वहां से वापसी पर जब तीसरे दिन खत्म हुआ है फेस्टिवल, तो सब लोग अचानक जाहिर है एक साथ निकले हैं और तकरीबन 1000 से 1500 के अराउंड गाड़ियां थी। और जब वो नीचे पहुंचे हैं शाहिदास के इलाके में, तो वहां पर एक बार फिर वही सड़क फिर बह गई और वहां पर तकरीबन लोग वो तमाम गाड़ियां तकरीबन 1000 से 1500 गाड़ियां जो है वो शाहजेब, पता है घर में सब लोग पूछे शाहजेब कहाँ है, शाहजेब कहाँ है। अब्दुल्ला भाई, शाहरुख, यू एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम, आप लोग सब खैरियत से हैं? आप लोग का जो फंसा रहा पानी में आप लोगों की गाड़ी वो किस तरह निकली, किसने मदद की? आई होप यू गाइज आर ऑल ओके। माया, अफसोसनाक बात यह कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं इन पहाड़ों पर ड्राइव करने में, क्योंकि रास्ता बड़ा खतरनाक है। लेकिन वो लोग भी फंसे रहे और हम देख रहे थे तकरीबन 1000 से 1500 गाड़ियों में जहाँ फैमिलीज भी थी, मुख्तलिफ लोग थे, उन्होंने सड़क पर रात गुजारी। और वहाँ पर जाहिर बात है क्योंकि खाने का ऐसा इंतजाम नहीं होता किसी भी सड़क पर, तो खाने के बगैर, पानी के बगैर लोग बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन मुसलसल जो शावल मशीन थी वो कोशिश करती रही इस तरीके से ये रोड बहाल हो जाए। वहां से माया, अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं उनको यकीनी तौर पर पता होगा कि एक और रास्ता भी निकलता है जो कि गश्त गांव के थ्रू निकलता है। तो हमने कोशिश की कि उस गांव से जाया जाए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था। और वहां पर भी हमने देखा कि वहां पर भी गाड़ियां बह गई, क्योंकि वो रास्ता जो था वो भी तकरीबन मुकम्मल बैठ चुका था, क्योंकि उस साइड का ग्लेशियर भी टूट चुका था। तो ग्लेशियर्स के ज्यादा पिघलने की वजह से जो सड़कें थी वो बह गई। लोग बहुत देर तक, कई घंटे वहां पर फंसे रहे। हमने एक फुटेज में हम साथ साथ चला रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां जो थी वो भी बकायदा तौर पर बह गई। वहां पर एक और वैन थी जिसमें तकरीबन कोई 12-13 लोग सवार थे, पानी में धसी हुई हैं। उसमें भी तकरीबन 12-13 लोग सवार थे और वो भी फिर उतर कर धक्का लगाया गया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि माया जो पानी का बहाव था वो इतना ज्यादा था कि उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी गाड़ी क्रॉस कर लें। और जब सड़क बह जाती है तो कोशिश की जाती है कि पत्थरों को शावल मशीन के जरिए वहां पर डाला जाए ताकि उस रोड को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया जाए ताकि गाड़ियां गुजर जाएं। लेकिन माया, वो आर्जी काम होता है, उसमें कुछ गाड़ियां तो गुजर जाती हैं लेकिन पिछली गाड़ियां फिर फंस जाती हैं। तो ये तमाम मसाइल थे, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे थे कि KPK टूरिज्म अथॉरिटी ने पूरी कोशिश की कि लोगों को तमाम सहूलियात दे सके। हमने शंदूर फेस्टिवल में भी ये देखा कि वहां पर जो इंतजाम किए गए थे खासतौर पर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, वो बेहतरीन इकदाम थे। लेकिन जाहिर बात है जब ग्लोबल हम देखते हैं चेंज आ रहा है क्लाइमेट में और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो चेंज आ रहा है उसके नताइज हैं उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज है जो हम इस वक्त देख रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर, पाकिस्तान में भी और नॉर्थ में खासतौर पर। जब पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतनी घबराहट हो रही है कि मैं तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि कहाँ हो आप लोग। मैं तो बड़ी खुश ना कि भाई टीम गई भी है और शंदूर फेस्टिवल कवर होगा और हम दिखाएंगे जनाब और इतना मजा आएगा। हमें तो अंदाजा भी नहीं था। बस शाहजेब, यू, शाहरुख भाई, अब्दुल्ला भाई, प्लीज रीच सेफली। सरप्राइज खराब कर रही है। हमारा एक सरप्राइज है जो शो हम पूरा दिखाएंगे हमारे नाजरीन को और से पूरा डिटेल शो होगा। एब्सोल्युटली अब्दुल्ला, सब लोग साथ, लेकिन अब ज्यादा बनता है देखने का क्योंकि इतनी मेहनत से हमारी टीम होके आई है। एब्सोल्युटली शाहजेब, रीच हो हम। शाहरुख भाई, अब्दुल्ला भाई वापस आए।
बिल्कुल, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा जल्दी से कि चंदूर फेस्टिवल में जो लोग वहाँ ट्रैवल कर चुके हैं उनको पता है कि 12,600 फीट की हाइट पर है। वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, और वहां पर बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब भी हुई जिनको नीचे लाया गया, और जिसमें हमारे अपने टीम मेंबर अब्दुल्ला भी शामिल है जिनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी जो हालत थी काफी खराब हो गई थी। उसके बाद उनको मेडिकल कैंप मूव किया गया और वहां पर उनको ऑक्सीजन फराम की गई, लेकिन वहां पर अवेलेबिलिटी थी इसीलिए ये पॉसिबल हो सका। लेकिन ये सारी मुश्किलात झेलने के बाद जब लोग वहां से निकले तो एक और बड़ा जो पहाड़ था मुश्किलात का वो ये था कि लोग ट्रैवल करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, जो कि एक लंबा ट्रैवल है। लेकिन वहां पर जब वो फंसे तो गाड़ियों में ही उनको रात को सोना पड़ा। तकरीबन 17 घंटे का वक्त उन्होंने अपनी गाड़ियों में गुजारा, किसी ने बाहर सड़क पर गुजारा। खाने में भी उनको काफी परेशानी का सामना तो गुजारा, किसी के पास इतना खाने का स्टॉक नहीं होता, ना पानी की प्रॉपर जो है वहां पर अवेलेबिलिटी थी। तो ये तमाम मुश्किलात थी जिससे गुजरने के बाद लोग जो है वो अपने मकामात पर पहुंचे और एक दिन तकरीबन 24 घंटे डिले के साथ पहुंचे। और फिर जाहिर बात है जब फेस्टिवल खत्म होता है तकरीबन 40 से 50 हजार लोग होते हैं, वो जब एक साथ ट्रैवल करते हैं निकलते हैं वहां से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सबको वहां पर फैसिलिटेट करना, सब एक जगह पर फंसे हों। हम दूर दूर तक मैं देख रहे थे, हमें सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही थी, और जो फुटेज हम दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि पानी सिर्फ पानी का बहाव नहीं था, क्योंकि ये इलाका, अगर इस इलाके के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये इलाका ज्यादातर पथरीला इलाका है। यहाँ पर जो पहाड़ है वहां पर भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उस पानी के बहाव के साथ जो पत्थर शामिल हो गए उसकी वजह से काफी गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। कुछ गाड़ियां जो है इसमें डैमेज भी हुई, कुछ हम देख रहे थे जो बह गई थी। वो एक अलग प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके साथ साथ जो मशीनरी थी, जो शॉवल मशीन थी, वो पूरी कोशिश कर रही थी और हम मुसलसल देख रहे थे 17 घंटे तक वो लगे रहे कि कम से कम रोड इतनी बहाल हो जाए कि गाड़ियों का जो बहाव है उसको दोबारा से मुमकिन बनाया जा सके। उसके बाद जो दूसरा रास्ता जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अभी आप लोग सेफ जगह पर हैं, आप लोगों ने कुछ खाया है? जी मैं अब वहां से निकलने के बाद, क्योंकि आगे सब लोग जब वहां से निकले हैं 1 बाय 1 वहां से गाड़ियां निकाली जा रही थी, और अब बाकायदा तौर पर ये अपडेट ये है कि जो सड़क है पहले तो आर्जी तौर पर बहाल की गई थी, लेकिन अब मुकम्मल बहाल कर दी गई है और जो तमाम गाड़ियां वहां फंसी थी उनको निकाल लिया गया है। तो लोग अपने मकामात की तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पर बढ़ रहे हैं आगे, और हम भी एक जगह पर रुके हैं ताकि, क्योंकि सबके मोबाइल फोन ही बंद हो गए थे, और मोबाइल फोन एक तो वहां पर वैसे ही सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, और सेकेंडली अगर मोबाइल फोन आपके बैटरी भी डेड हो जाए तो फिर पॉसिबल नहीं कि आप कॉन्टैक्ट भी कर सकें। तो वहां पर हम देख रहे थे केपीके टूरिज्म अथॉरिटी के लोग वहां पर साथ थे, वो भी कोशिश कर रहे थे कि पुलिस से राब्ते में रहें, और ये भी कोशिश कर रहे थे कि रास्ता जल्द से जल्द बहाल हो ताकि लोग वहां से इजीली निकल सकें। अभी आप कितनी दूर हैं और आपका नेक्स्ट जो है वो क्या मूव है आपका, किस शहर जा रहे हैं और कब फिर आप कराची कैसे पहुंचेंगे? जी बिल्कुल माया, हम चित्राल के इलाके में हैं। अयून वैली जब आप क्रॉस करते हैं तो ये इलाका आता है जहाँ पर इस वक्त हम रुके, क्योंकि हमें ये भी एक परेशानी का सामना था, जैसे मैंने माया जिक्र किया था ना प्रोग्राम के आगाज में कि हर जगह लोड शेडिंग का सामना था। तो जहां जहां हम रुक रहे थे वहां पे लोड शेडिंग की वजह से मोबाइल फोन्स भी चार्ज नहीं हो सके थे। तो अभी हमने एक जगह ऐसी ढूंढी है जहां पर हम अपने मोबाइल फोन्स और अपनी जो बैटरीज हैं वो चार्ज करने के बाद यहाँ से दोबारा रवाना होंगे। यहाँ से तकरीबन हमें फिर आगे का सफर है तकरीबन 10 घंटे का, वो ट्रैवल करके हम फिर पहुंचेंगे इस्लामाबाद। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कल आपको सेट पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप जल्दी से खैराफियत के साथ तीनों कराची आ जाएं प्लीज। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द स्टूडियो से शो कर रहे हैं। और जो सरप्राइज की आप बात कर रही थी वो लोगों को हम ये टीजर दे दें कि ये सारी जो मेहनत की गई या ये सारा जो ट्रैवल था 5 से 6 दिन का, इसका मकसद ये था कि हम एक ऐसा सेगमेंट और ऐसा प्रोग्राम रिकॉर्ड करें जो कि हमारे नाजरीन के लिए बड़ा दिलचस्प होगा। तो उसके लिए सबको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा माया। इंशाल्लाह ये सबके लिए सरप्राइज है। जिस मेहनत से हमारी टीम गई है आपको अंदाजा भी नहीं है कि हाउ प्राउड वी ऑल आर। जल्दी से ऑफिस आइए, शाहजेब अब्दुल्ला और शाहरुख, वी आर वेटिंग फॉर यू। कम होम साथ खैर आफियत के इंशाल्लाह। अब चलते हैं मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो आप सबके सामने है, उसमें कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। माशी हालात बहुत टफ से टफ होते जा रहे हैं। हुकूमत अवाम पर मुसलसल महंगाई का जो है वो बोझ डाली जा रही है, टैक्सेस की जो भरमार की जा रही है, और अशिया ज़रूरियात जो जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, जो बेसिस के दाम बढ़ रहे हैं। आप नॉर्मल से कोई चीज़ लेने जाते हैं, आप कहते हैं इसके पैसे कितने हुए, आपको जब पैसे पहुंचाते तो आप कहते हैं इतने पैसे हो गए इसके। अब ये देखिए कि लेकिन ये बोझ कैसे के खसारा में कैसे है। अब अगर इन पे बात करें तो इन पे भी काफ़ी बोझ पड़ा है मुल्क की इदारों के ऊपर, जो हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज हैं, उनके ऊपर किस तरह बोझ आ रहा है। अवाम भी असरअंदाज जो है वो अवाम पर असरअंदाज कैसे कर रही है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली किसी कौमी इदारे पर बोझ और आइन हुकूमती शाह खर्चियों से मुताल्लिक क्या कहता है। हमें ज्वाइन किया है मारे माशियात डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब ने। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया।
सबसे पहले तो ये बताएं कि हम ये जानना चाहते हैं कि PIA का जो सालाना और रोजाना का नुकसान है वो कितना है। जी, हमारे पास रियासत के पास कोई 195 इदारे हैं मिला जुला के, और सालाना प्योर नुकसान उनका कर लें, जिसमें PIA भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान स्टील भी शामिल है, जिसमें और इदारे भी हैं, लगभग 1000 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर डालते हैं। नुकसान 2 रुपया वो खर्चात भी ले लेते हैं, और उसके अलावा फिर जो बजट बनता है उसमें सब्सिडीज भी हैं, उसमें ग्रांट्स भी हैं। अगर कर लिया तो सारे रियासती इदारे, डॉक्टर साहब की आवाज कट रही है, लेट अस रिकनेक्ट विद यू। आपसे दोबारा एक जो है वो स्मूथ लाइन में दोबारा कांटेक्ट करते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम माहिर माशियत हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त से, दोबारा जैसे कनेक्ट होता है उनसे बात करते हैं और इनसे जानना चाहते हैं, ताकि क्योंकि वो जो बता रहे हैं इस वक्त के 195 डिपार्टमेंट्स हैं, हुकूमती इदारे हैं, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, उनका किस तरीके से असरअंदाज होता है, उनका सालाना जो है वो नुकसान कितना हो रहा है, रोजाना के हवाले से कैसे हो रहा है। और यहाँ पर ख़वातीन छोटा सा ब्रेक, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आप देखिए और हम अभी वापस आते हैं। प्लीज डू स्टे विद अस। पाकिस्तान में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो आप सबके सामने है, उसमें कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। माशी हालात बहुत टफ से टफ होते जा रहे हैं। हुकूमत अवाम पर मुसलसल महंगाई का जो है वो बोझ डाली जा रही है, टैक्सेस की जो भरमार की जा रही है, और अशिया ज़रूरियात जो जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, जो बेसिस के दाम बढ़ रहे हैं। आप नॉर्मल से कोई चीज़ लेने जाते हैं, आप कहते हैं इसके पैसे कितने हुए, आपको जब पैसे पहुंचाते तो आप कहते हैं इतने पैसे हो गए इसके। अब ये देखिए कि लेकिन ये बोझ कैसे कैसे के खसारा में कैसे है। अब अगर इन पे बात करें तो इन पे भी काफ़ी बोझ पड़ा है मुल्क की इदारों के ऊपर, जो हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज हैं, उनके ऊपर किस तरह बोझ आ रहा है। अवाम भी असरअंदाज जो है वो अवाम पर असरअंदाज कैसे कर रही है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली किसी कौमी इदारे पर बोझ और आइन हुकूमती शाह खर्चियों से मुताल्लिक क्या कहता है। हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि हम ये जानना चाहते हैं कि PIA का जो सालाना और रोजाना का नुकसान है वो कितना है। जी, कोई 195 रियासती इदारे हैं जो तकरीबन सभी नुकसान कर रहे हैं। अगर PIA के खास तौर पे आप नुकसान जानना चाहती हैं तो वो इस साल जो है वो 50 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, जिसका मतलब ये है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर PIA तकरीबन 15 करोड़ रुपए का रोजाना का नुकसान कर रहा है, जो सालाना 50 अरब का बन जाता है। और जब से PIA बनी है उसकी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं जो नुकसान कर चुकी है वो 400 और कोई 50 अरब रुपए से जायद का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। और असासाजात का आपने पूछा, वो कोई 150-200 अरब के हैं, जिसका मतलब ये है कि असासाजात से 2 गुना ज्यादा जो है वो PIA नुकसान कर चुका है। और ये ज्यादातर नुकसान जो है ये पिछले 20 से 25 साल में है, और PIA तो आपको पता है कि उससे बहुत पुराना है। एक जमाना था कि PIA जो है वो बड़ा पसंदीदा एयरलाइन समझा जाता था। इवन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे कैनेडी, उनकी जो फर्स्ट लेडी थी, उन्होंने ये बयान दिया था कि मेरी पसंदीदा एयरलाइन जो है वो PIA है। तो अब सोचिए कि वो डिटीरिएशन हुई है। क्या क्लास थी, क्या मेंटेनिंग थी, क्या हमारा इमेज था। अब अगर हम एक दूसरे कौमी इदारे की बात करें, पाकिस्तान रेलवे की बात करें, तो वहां कितना नुकसान हो रहा है, या ये भी पता चले कि हमारे मुकाबले में पड़ोसी मुल्क कितना कमा रहा है उसी इदारे से जितना हम नुकसान उठा रहे हैं। जी, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे के हवाले से या दुनिया में किसी भी रेलवे के हवाले से वो पैसा बनाती हैं फ्रेट के ऊपर, यानी कि सामान के ऊपर। अगर सिर्फ पैसेंजर्स के ऊपर रेलवे दुनिया भर में चलाई जाएं तो वो नुकसान ही करती हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि जो फ्रेट रेलवे जो है वो कराची से बाकी शहरों में लेके जाया करती थी, उसमें बहुत तेजी से कमी आई है।
और ज्यादातर पैसेंजर्स हैं और पैसेंजर से दुनिया भर में जब भी आप सिर्फ रेलवे पैसेंजर के जोर के ऊपर चलाएं तो उसमें नुकसान ही होता है। इंडिया में उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया अपनी रेलवे के साथ और फ्रेट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया और वहां पे कोई 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना उनकी जो रेलवे की कंपनी है वो मुनाफा दिखा रही है। राइट। अच्छा, अगर हम वजीर आजम की बात करें तो एक जो पाकिस्तान के जो वो होता है वजीर आजम, वो गैर मुल्की दौरों के लिए उसका कितना बजट जो है वो मुख्तस होता है? मुझे इस साल का बजट तो याद नहीं है, लेकिन देखिए वजीर आजम का तो मैं समझता हूँ कि उसका बजट गैर मुल्की दौरों के लिए मुख्तस होना चाहिए, क्योंकि उससे शायद मुल्क के जो हमारी खारजा पॉलिसी भी उसके ऊपर चलती है, हमारी माशी पॉलिसी उसके जोर पे बनती है। लेकिन जो हमारे गवर्नर्स हैं या जो हमारी सदर मुमलिकत हैं, उनके जो दौरे होते हैं या उनके दौरों के ऊपर जो अमाउंट मुख्तस की जाती है, वो मैं समझता हूँ कि उसका कोई खातिर खा रिटर्न नहीं मिलता, उसका कोई फायदा नहीं होता। ये दफातर जो हैं ये शायद हम लेके चल रहे हैं जब से वो शायद गोरों की हुकूमत थी और वहाँ पे एक मलका हुआ करती थी और फिर उसके नीचे वजीर आजम काम करता था। तो हमारे यहाँ अगर हम गरीब मुल्क हैं और हुकूमती अखराजात भी टाइट रहते हैं, तो ये जो 5 ऑफिस आप समझ लीजिए जो 4 गवर्नर्स के हैं, जो सदरी मुमलिकत का है, इसके ऊपर हम बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि इसकी हमें कानूनी और आईनी ऐसी जरूरत क्या पड़ती। डॉक्टर साहब, अगर आपकी समझ से बाहर है तो हमारी तो समझ से समझिए हमारी तो नजरों में भी नहीं आ रहा। अब आपसे यही सवाल बहुत जरूरी जो है, पाकिस्तान के दिल की आवाज है, कि क्या मौजूदा सूरत हाल में आपको लगता है कि अवाम के लिए अच्छे दिन आ सकेंगे? देखिए, कुछ तो अच्छी खबरें हमारे सामने आई हैं जून के तीसरे और चौथे हफ्ते के दौरान। एक तो आपको याद होगा कि जून की 20 तारीख को FATF का जो बड़ा पुराना मामला हमारा चल रहा है ग्रे लिस्ट वाला, वहां से अच्छी खबर सामने आई थी कि जो 34 ग्रे लिस्ट वाला जो 34 नुकाती एक्शन प्लान पाकिस्तान को दिया था, वो पाकिस्तान ने अपनी सबमिशन दी है FATF को बताया कि वो हमने सारे पूरे कर लिए। अब FATF की एक ऑन साइट टीम कहलाती है, वो पाकिस्तान आएगी और वो जिसको हम कहते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस, यानी कि वो तस्दीक करेगी कि ये काम हो गया है। तो इंशाल्लाह शायद अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल आएगा। फिर जून की 22 तारीख को अगर आपको याद हो तो वो चीन के साथ हमारा एक मुआहदा हो गया था, जिसके नतीजे में वो $2.3 बिलियन ऑलरेडी पाकिस्तान के जो खजाना है उसमें जमा हो गया है। अब तेल की कीमतों का है बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तानियों के ऊपर, और न सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर बल्कि वो दुनिया भर में जो भी मुल्क तेल इंपोर्ट करता है वहाँ पे तेल की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी। डॉक्टर साहब की बात काट रही हूँ, IMF से जो हमें मिला है इस वक्त, वो अभी तक हमें मौसूल हो गया है? IMF के साथ मैं ये समझ रहा हूँ नहीं, मौसूल तो अभी कोई रकम नहीं, वो शायद अगस्त में बोर्ड की मीटिंग होगी और उस वक्त तक उससे पहले कोई जो है वो एक्चुअल रकम हमारे खजाने में जमा नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे मेरा ज़ाती ये है कि तकरीबन सब चीजें जो है वो डील हो चुकी है। उसमें रूटीन की 1-2 चीजें रह गई हैं कि IMF मांग रहा है कि प्रोविंसेस से आप सर्टिफिकेट लिख के दें कि वहाँ पे सरप्लस आएगा, जो उन्होंने बजट में सरप्लस डिक्लेयर किया हुआ है। ये सुनने में काफी मामला आते हैं। डॉक्टर साहब के डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ है, वो सुनने में आया है कि उन्होंने कुछ पाकिस्तान के इदारों के हवाले से कहा है उसमें उनकी मुदाखलत, जबकि उसको मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो है उसको इनकार कर दिया है कि जी पाकिस्तान के नैब से या किसी और इदारे से उनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए होगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ माहिर माशियात मौजूद थे प्रोग्राम में। उन्होंने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि हमारे कौमी इदारों को कैसे नुकसान हो रहा है। एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज हमें एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से होनी चाहिए हमारे पास। लेकिन एक और भी इन्फॉर्मेशन में हमारे इजाफा हुआ है, एक ऐसा केस जिसमें माँ बाप को तड़पते हुए हम महीनों से और हफ्तों से देख रहे हैं। साथ में हम ये देख रहे हैं कि पुलिस के इदारे का कितना बजट जो है वो एक केस पर चला गया है। मैं जाती तौर पे, इस पर चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि ये 4 दीवारी के अंदर भी मसला हल हो सकता था, लेकिन बड़ी मजबूरी में किन हालात में ये मामला पूरी दुनिया के सामने आया। बात हो रही है दुआ जहरा की, जिनकी उम्र
15 से 16 साल के दरमियान निकली तारीख के सबसे बड़े मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है। सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई रिपोर्ट में दुआ जहरा को माइनर यानी कि कम उम्र जो है लिखा गया। अदालत के का फरीकैन को रिपोर्ट्स की जो है नकूल देने की हिदायत करते हुए समात 6 जुलाई यानी कि कल के दिन जो है वो मुलतवी की है। सिंध के कानून के मुताबिक 18 बरस और पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल से कम उम्र की शादी गैर कानूनी है। इसी पर मजीद रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास खान। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये देखें ना वकास साहब, अब ये 4 दीवारी में होने वाले मामला पूरी दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी और सब्र के मामला फरमाए। लेकिन अगर हम ये पाकिस्तान में कानूनी शादी की उम्र के हवाले से अगर बात करते हैं तो बीइंग लीगल एक्सपर्ट आप बताएंगे कितनी उम्र में शादी गैर कानूनी और कानूनी समझी जाती है पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द लॉ? देखें जी, अगर हम पंजाब का कानून देखें या सिंध का कानून देखें या मैरिज स्टेट एक्ट 1929 देखें तो तीनों को सामने रखने के बावजूद भी दुआ ज़हरा की जो एज की डिटर्मिनेशन की गई मेडिकल बोर्ड की तरफ से वो 15 साल और 15 साल में अगर सिंध का कानून हो, पंजाब का कानून हो या मैरिज स्टेट एक्ट जो तमाम पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, इन तमाम तीनों कवानीन को सामने रखने के बावजूद भी दुआ ज़हरा की जो शादी है वो इलीगल है, वो अनलॉफुल है, वो इलीजिटिमेट है। और इस हवाले से जो 2020 की ताहिरा बीबी केस के अंदर जजमेंट भी आ चुकी है, 2021 की भी बाबर स्टार साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि जो डिटर्मिनेशन की गई है मेडिकल बोर्ड की तरफ से उसको अगर सामने रखा जाए तो दुआ ज़हरा की जो शादी है वो इलीगल है, वो अनलॉफुल है। और ट्रायल कोर्ट के सामने चूँकि ये एविडेंस अब आ चुके हैं और एट द सेम टाइम जो नादरा का रिकॉर्ड था, जो पासपोर्ट का रिकॉर्ड था, वो भी इसी चीज़ की गमाज़ी कासी और तर्जुमानी करता था कि दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 14 से 15 साल है। मैं ये समझता हूँ कि इन एविडेंसेस को सामने रख के जो ट्रायल कोर्ट है वो दुआ ज़हरा का फैसला कर सकती है। और इस फैसले के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इनके वालिदैन की तरफ से लोअर कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो पॉइंट्स प्लीड किए गए वो यही कि दुआ ज़हरा को उनके वालिदैन के हवाले किया जाए, ये शेल्टर होम भेज दिया जाए। तो अगर इन कवानीन को सामने रखा जाए और सेक्शन 4 और 5 को देख लिया जाए, मैरिज स्टेट एक्ट 1929 और 2005 की अमेंडमेंट तो 2015 की अमेंडमेंट, तो मैं ये समझता हूँ कि दुआ ज़हरा की जो हवालगी है इसको उसके वालिदैन को ज़रूर देना चाहिए। और एट द सेम टाइम अगर वो चाहती है कि उसके वालिदैन के पास वापस ना जाए तो उसके अच्छा वकास, लेकिन साथ साथ जिससे आप समझते हैं कि कानूनी, जिससे आप अब ये साबित हो गया इस बात का जो है वो कि शादी गैर कानूनी है, आप अभी आपने भी ये रहनुमाई फरमाई, तो अदालत अब इस पे जो इलेक्शन ले सकती है कि आया उनको शेल्टर होम भेजे या फिर अपने माँ बाप के हवाले करे। आप यही कह रहे हैं इस वक्त? सही समझी हूँ मैं आपकी बात? बिल्कुल इसी तरह मान चुके सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन थी जब जबरान नासिर उसके वालिद सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली इस चीज़ की वजाहत की जो निकाह है वो किसी तरीके से वो तो तोड़ा नहीं जा सकता, वो तो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। टिल दी एज ऑफ 18 इनको अलहदा किया जा सकता है, शेल्टर होम भेजा जा सकता है, इनको इनके वालिदैन के हवाले किया जा सकता है। चूँकि बाबर स्टार साहब की 2021 की जजमेंट है वो ये कहते हैं कि कम उम्री में बच्ची की जो शादी है वो किसी सूरत भी शादी कंसीडर नहीं की जा सकती, वो रेप कंसीडर किया जा सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कंसीडर की जा सकती है, इल्लीगल या अनलॉफुल रिलेशन कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन किसी भी सूरत वो शादी जो कम उम्री में की जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, चाहे वो पंजाब का कानून हो, सिंध का कानून हो, पाकिस्तान का तमाम सूबों का कानून हो, उसके मुताबिक कम उम्री में बच्चों की जो शादी है वो शादी कंसीडर नहीं की जाएगी बल्कि रेप कंसीडर किया जाएगा, ज़िना कंसीडर किया जाएगा। एंड और ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें हमारी 2020 और 21 की जो जजमेंट्स हैं लाहौर हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी रूह से आपके पोस्ट गुजार कर रहा हूँ। वकास जरा मुख्तसरन बताइएगा कि जिन लोगों ने दुआ ज़हरा की, जिस तरह अब साबित हो गया है उनका निकाह जो है वो रजिस्टर करवाया या इस में उनके साथ शामिल थे, क्या उनके खिलाफ भी लॉ बनता है, एक्शन बनता है? बस ये मुख्तसरन बता दीजिए, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी देखिए, सेक्शन 4 और 5 है कम उम्री में शादियों के हवाले से जो कानून है उसके मुताबिक वो तमाम लोग जो सहूलतकार थे, पार्टिसिपेटर थे, फैसिलिटेटर थे, चाहे वो गवाहान थे, चाहे वो वालिदैन थे, चाहे वो दोस्त है, बाप थे, जो इस शादी के अंदर शरीक था, इस हकीकत को जानते हुए कि बच्ची की उम्र जो है वो 16 साल से कम है, वो तमाम के तमाम गिल्टी हैं। दे हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर मैरिज स्टेट एक्ट और उसके तहत उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सकती है या सजा दिलवाई जा सकती है वो 3 साल है।
3 साल है। थैंक यू सो मच बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और अपने दुआ ज़हरा केस में आपने हमें रहनुमाई फरमाई। बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब माँ बाप की, सब घर वालों की चादर रखे, उनका पर्दा रखे, उनकी लाज रखे, क्योंकि हम सब बहन बेटियों वाले प्रोग्राम में यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। प्लीज़ डू स्टे विद अस। जनाब, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं अलीज़े से, जिनको मिला है प्रिंसेस डायना अवार्ड। 24 साल की ये खातून जिन्होंने प्रिंसेस डायना अवार्ड हासिल किया, पता है कैसे? कैसे खिदमत खल्क करके। खिदमत खल्क और मुस्तहक अफराद की मदद के लिए जो है वो काविशों में लगी रही। नहीं पता था ये सफ़र शुरू करेंगी तो इनको इतने बड़े एजाज़ से नवाजा जाएगा। आज हमारे साथ हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनका नाम है अलीज़े, और इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि अलीज़े खान कैसा लग रहा है प्रिंसेस डायना अवार्ड लेकर। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े, बहुत सारी मुबारकबाद। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन बहुत बड़ा अवार्ड है भाई, बहुत बड़ी बात है। हम मुबारकबाद के साथ साथ पूछना चाहेंगे कि उम्मीद थी इतना बड़ा अवार्ड मिल जाएगा अलीज़े? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अवार्ड की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये अवार्ड बेसिकली ये होता है कि आपको कोई नॉमिनेट करता है, आपको पता नहीं होता। तो मुझे भी थोड़ी देर पहले ही बताया गया कि मुझे अवार्ड मिल गया है। तो ऑब्वियसली हम काम तो नहीं करते अवार्ड्स के लिए, लेकिन अगर अवार्ड मिल जाए तो इट्स एन एडेड बोनस और बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक्चुअली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। हमें इतनी खुशी हो रही है तो आपको और आपके घर वालों को इतनी खुशी होगी। अलीज़े, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आपका, क्यों किया और इससे पीछे क्या कहानी है? सो बेसिकली ये सफ़र स्टार्ट हुआ था व्हेन आई वाज जस्ट 9 साल की थी जब मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था। बेसिकली मेरी मामा ने हमेशा बहुत ज़्यादा, शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड, उन्हें मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया है जब से मैं छोटी सी थी। तो एवर सिंस आई वाज 9 मैंने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दिए थे। जैसे कि बहुत गर्मी है तो ठंडा पानी गाड़ी में रखा हुआ है, ज़्यादा सारी बॉटल्स किसी को सड़क पे देने के लिए, कहीं कचरा नज़र आए तो गाड़ी से निकल के कचरा उठाना, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट हुआ था। तो फिर आगे जाके जब काम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो फिर उसको प्रॉपर ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया। ओह हाउ नाइस। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ जो ऐसी अम्माएं होती हैं ना, जिनके अंदर खुद एक जो है वो बहुत बड़ा एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट होता है, वो उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं ये अडॉप्ट कर ही लेते हैं। तो ये सफ़र और ये फाउंडेशन जो है, किस तरह ख्याल आया कि अब चले 9 साल की उम्र से तो ऑब्वियसली आप छोटी हो गए, लेकिन फाउंडेशन बनाने का ख्याल कब आया अलीज़े? तो 9 साल की उम्र से जब ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी तो काफ़ी ज़्यादा काम था। ऑब्वियसली जब आप एक प्रॉपर नाम के साथ काम करते हो तो रिकग्निशन भी मिलती है, रिकग्निशन से ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जब काफ़ी काम हो गया, काफ़ी ज़्यादा काम करने लग गए, कोलैबोरेशन शुरू हो गई, तो फिर डिसाइड किया कि इस NGO को एक नाम दे देना चाहिए। और ये नाम भी NGO का मेरी मामा के नाम के ऊपर ही है, उनका नाम रूही और मेरी NGO का नाम रूहिल है। तो जब मैं 16 इयर्स की थी, उससे पहले भी बहुत काम कर रहे थे, लेकिन 16 इयर्स की थी जब मैंने ऑफिशियली इस NGO को बनाया, उसका नाम वगैरह एंड एवरीथिंग। तो वेरी नाइस, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, कोरोना के दौरान तो बहुत बड़ा चैलेंज आया होगा फिर अलीज़े, उस वक्त कैसे मैनेज किया? जब कोरोना शुरू इनिशियली स्टार्ट हुआ था और कैसे हमने देखा कि काफ़ी डेली वेजर्स और सबके लिए कितनी प्रॉब्लम, एक्चुअली हम आई थिंक सारी NGOs के जो फाउंडर्स या कोई भी जो इस तरह का काम फलाई काम करते हैं, सब एक्चुअली बहुत पैनिक कर गए थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि पीपल वर जॉबलेस, बेसिक खाने की चीज़ें नहीं थी, लोगों ने टैक्स शुरू कर दिए थे। तो तब हम काफ़ी, और काम तो बहुत ज़्यादा हो गया था कोरोना में। मैंने जितना काम आई थिंक 3-4 सालों में किया था ना, वो कुछ महीने जो कोरोना के थे उसमें सारा वो उससे ज़्यादा काम किया था। तो कोरोना में एक तो काम भी बहुत ज़्यादा था, बट आई लाइक टू ऐड कि कोरोना में एक चीज़ जो मुझे बहुत इम्प्रेस की थी वो थी कि हाउ पाकिस्तान स्टूड टुगेदर सबकी हेल्प करने में। लाइक ऐसे लोग जिनसे आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो
इस तरह से हेल्प करेंगे या बिल्कुल इन ऐसा चीज़ों में ही है। आगे आएंगे, उन सब ने भी रीच आउट किया, पाकिस्तान बहुत तो डोनेट जब किया, बहुत किसी हेल्प इस किया। तरह के एक ट्रॉमा से गुजरा है तो पाकिस्तान में चाहे वो जल्जला हो चाहे वो सैलाब हो, पाकिस्तान की आवाम एक हो जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कोरोना तो ग्लोबल था। तो ये बताइए अलीज़े कि जिस तरीके से आप मदद करती हैं, जरा हम आवाम को ये बताइए कि आप एजुकेशन में, खाने में या उनको नौकरी किस तरह से आप मैनेज करते हैं, किस तरह से आपकी जो फाउंडेशन है वो उनको सपोर्ट कर पाता है? जी। तो शुरू में हमने स्टार्ट किया था सिर्फ खाने से, बिकॉज सब सही कहते हैं कि जब तक आपके पेट में खाना नहीं होगा, पेट नहीं भरा होगा, आप ना कोई काम कर सकते हैं, ना कोई पढ़ाई, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने 3 टीयर्स बना दिए थे फॉर द NGO, फॉर द वर्क। तो पहले हमने स्टार्ट किया था सिर्फ खाने से, और उसमें बहुत बेसिक था। हम मील्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, राशन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बेसिक चीज़ें, मतलब हर वीक मील्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, राशन मंथली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रमज़ान में ऑब्वियसली बहुत बड़ी स्केल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बिकॉज रमज़ान में डोनेशन ज़्यादा आती हैं। तो बेसिकली स्टार्ट हमने किया था सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूशन से और सिर्फ मील डिस्ट्रीब्यूशन से। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एजुकेशन सेक्टर में गए। एजुकेशन में हमने कई NGO से कोलैबोरेट किया, डिफरेंट एरियाज़ के बच्चों को एजुकेट करने के लिए। उसके बाद हम ऑर्फनेज की तरफ आए। पहले हमने खाना, फिर एजुकेशन, और उसके बाद हमने ऑर्फनेज की तरफ आए। एक ऑर्फनेज को अडॉप्ट किया, उसके बच्चों का हमने ख्याल रखा। तो आहिस्ता आहिस्ता काम जो शुरू हुआ था खाने से, वो फिर एजुकेशन में गया और अब ऑर्फनेज भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे ये सारे काम करना आसान नहीं होता। मैंने लोगों को देखा भी है और मैं बचपन से भी देख रही हूँ, बहुत सारे अपने घर के लोगों को भी। किसने सबसे ज़्यादा साथ दिया? मेरा साथ डेफिनेटली कि मेरी पेरेंट्स की वजह से। पेरेंट्स ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। जो काम मैं कहती थी मुझे निकल के करने दिया। स्पेशली मेरी मॉम ने, बिकॉज मुझे सारा काम सिखाया है, तो उनको ऑब्वियसली मैं ज़्यादा क्रेडिट दूँगी, क्योंकि सिखाया है उनने, बताया है उनने। ये सारा चीज़ जो आई थिंक बच्चों को जो भी आप समझाते हो, जो बताते हो, इवेंचुअली वो वही करते हैं। तो मेरी मॉम ने बहुत ज़्यादा इंस्टॉल किया, शुरू बचपन की एज से चीज़ें बताई और मेक श्योर किया कि मैं फ़ॉलो भी करूँ। तो और पेरेंट्स और मेरे बाबा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो मैं कहती थी मुझे करने देते थे। और ऐसे एरियाज़ में जाना पड़ता है। आप जिस तरह के एरियाज़ में अकेली में जाती थी, दिन हो रात हो, तो उसमें बहुत सपोर्ट था। और पहले मेरी फैमिली का सपोर्ट था, अब मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अलीज़े, आगे के क्या प्लान्स हैं अपनी फाउंडेशन को लेकर और ख़ुद को लेकर? तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड मिला है, तो एक ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बिकॉज़ पहले जो मैं काम करी थी वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज़ नहीं था, अब ये है। तो अब इंशाल्लाह ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं इंशाल्लाह फॉर द फ्यूचर। लेकिन इंशाल्लाह डेफिनेटली अब तो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो काम हम कर रहे थे वो 10 टाइम्स इंशाल्लाह ज़्यादा हो जाएगा। और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अलीज़े। हम बहुत हमें आप पर फ़ख्र भी है और हम इंतज़ार करेंगे कि अलीज़े और जो है वो नए जो है वो बाउंड्रीज और बैरियर्स जो है वो बनाएं, ताकि लोग उसको आएँ और फिर उसको फॉलो भी करें। थैंक यू सो मच अलीज़े फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। बहुत अमेजिंग खातून फिलैंथ्रोपिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। और अब हम चलते प्रोग्राम में आगे। पाकिस्तान में अभी आप अलीज़े से मिले और अब आपको ऐसे दो लोगों से मिला रहे हैं जो कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कैसे लोग हैं। ऐसे इस ज़माने में, फ़ी ज़माना ऐसे लोग कैसे मिल गए। अब महंगाई बढ़ रही है जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, आप मुझ पर गुस्सा ना करें। मैं तो बहुत ही प्यार से बता रही हूँ कि महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल के दाम आप कंट्रोल नहीं कर सकते और ना अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ परेशान हो सकते हैं। लेकिन इस परेशानी में आपकी परेशानी को हल करने के लिए एक बड़ा प्यारा सा आइडिया है। अगर आप कहीं भी जाना चाहें और आपके पास कभी पैसे हैं, कभी नहीं है, कभी कम है, ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो भाई को बुला लें। मेरे भाई को ना बुलाएगा, अपने भाई को भी ना बुलाएगा। चल मेरे भाई, जनाब चल मेरे भाई है क्या,
ये मैंने नहीं निकाला, ये तो हम वैसे ही बोलते चल मेरे भाई चलते हैं, लेकिन चल मेरे भाई एक ऐसी ऐप है जिसको इस्तेमाल करने से आपके रूट पर जो भी जा रहा होता है उसके साथ आया आप 50-50 या फिर फ्री में भी आप लिफ्ट ले सकते हैं। लेकिन कितनी मजेदार बात है कि ये शुरू करने के सिर्फ 2-3 दिन के अंदर 2000 से ज्यादा लोग चल मेरे भाई का हिस्सा बन चुके हैं। 5 स्टार की रेटिंग मिल रही है, तो इसको 2 लाख बनाने के लिए इंतजार क्यों किया जाए। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है नवीद अकील और अनम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? चल मेरे भाई शुरू हो जाओ। मेरे भाई क्या जबरदस्त नाम, क्या जबरदस्त आइडिया। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह, वाकई बहुत सारी दुआएं, बहुत अच्छा आइडिया है। कितने लोग इस आइडिया के साथ खुश हो गए होंगे। अल्लाह ताला बस अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। क्या आइडिया है ये, जरा बताएं ना देखने वालों को। माशाल्लाह मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, तो मुझे कुछ बचा नहीं है इसमें बताने के लिए, लेकिन ये कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रोडक्ट को डिफाइन भी किया है। अच्छा, मैं आपको फर्स्टली ये बता दूं कि ये एक सोशल कॉज है। ठीक, सही है। अब हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं कि यार एक सोशल कॉज है और एक आम बंदा इससे फैसिलिटेट होगा। ठीक, आपको पता है कि पेट्रोल की जो क्राइसिस अभी सामने है, ये पैंडेमिक और ये अजीब किस्म की सिचुएशन सबके सामने है, मैं और आप दोनों अफेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ से। तो इस जगह इस टाइम पर कोई ऐसी चीज नहीं है मार्केट के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जो वाकई में फ्री ऑफ कॉस्ट हो। हाँ, जो वाकई में फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, वाकई में मैंने इसलिए कहा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट के नारे तो लगाते हैं, लेकिन आगे जाके वो चीजें बहुत ज्यादा पजल हो जाती हैं, लोगों को प्रॉब्लम कर देती है। ठीक ठीक। हम इस वक्त कमिट कर रहे हैं कि लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये चीज क्या है, इसका ये फैसिलिटेट कैसे कैसे होंगे इसके अंदर लोग। अच्छा, इसके अंदर एक देखिए विन विन सिचुएशन रखी है हमने। विन विन सिचुएशन ये कि इसमें कोई पायलट कोई ड्राइवर कुछ नहीं है, दोनों नीडी हैं इसके अंदर। जो कॉल कर रहा है सही है, जिसको जाना है और जो लेके जा रहा है, दोनों नीडी हैं। ठीक है। हमने इस वक्त आपने जो एक बड़ी अच्छी बात की कि चल मेरे भाई, चल मेरे भाई से इतनी फ्रैंकनेस हमने कर दी है इसके अंदर कि जो कॉल कर रहा है ना उसको पता है यार मैं अपने भाई को कॉल कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि मेरा भाई अगर प्रॉब्लम में, वो मेरा भाई भी है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, और मैं भी प्रॉब्लम में हूँ क्योंकि मेरे पास जाने के पैसे आने के पैसे नहीं है यार। तो अब मैं उसको कॉल करके बता रहा हूँ कि यार भाई कहाँ जा रहे हो। जाहिर बात है वो राइड्स का जो प्रोसीजर है आपको एप्लीकेशन पे नजर आएगा। ऑफर डालिए, ऑफर डाल के मैंने उसको बता दिया कल मेरे भाई मैं न्यू कराची से इशारा फैसल जाऊंगा, इस टाइम पे निकलूंगा, अगर चलना है तो चले मेरे साथ। अब वो उसने देखा कि यार राइट मेरे मुताबिक है, तो उसने उसकी गेट राइट की और उसको कॉल करके बोल रहा है कि यार मैं चलना चाहता हूँ, चले मेरे साथ। अब वो हमने निगोशिएशन भी रखी, डिस्क्रिप्शन भी उसके ऊपर कि अपनी लफ्जों में उसको बता रहा है कि भाई इतने पैसे लूंगा, यहाँ से उठाऊंगा, पिक पॉइंट भी है, ड्रॉप पॉइंट भी है इसके अंदर। बहुत आसानी से हमने बहुत फ्रेंडली एक तो यूजिंग रखी है इसकी। वेरी गुड। मुझे आपके फोन में ऐप है तो मैं आपसे ले लेती हूँ, आपके रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनसे ले लेती हूँ, जरा मुझे दे दीजिए। आप बताते भी रहे, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो मैम ये पूरा प्रोसीजर है कि वो एक कॉल करके उसको बता रहा है, निगोशिएशन हो रही है। आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि वो चाहे तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेके जा सकता है। मैं एक और चीज आपको बताऊं इसके ऊपर क्या चीज है, क्योंकि ये पूरा फोकस किया गया है एक भलाई पर, एक सोशल कॉज है, लोगों की खिदमत के ऊपर इसे बनाया गया है। ये आइडिया, इस आइडिया को पूरा खिदमत के लिए बनाया गया है। अब खिदमत हो कैसे रही है, आप बोलते रहे। हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वो जब इससे बात कर रहा है सारी चीजों पे, जब दोनों माँ बहन बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसको खिदमत के तौर पे करेंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, अगर उससे किराए पे बात कर रहा हूँ, मुझे तो जाना है, मेरा ऑफिस है नॉर्थ कराची से IH चंडीगढ़, मुझे तो IH चंडीगढ़ जाना ही जाना है, ठीक, चाहे वो ना भी जाए। लेकिन अगर वो मेरे साथ जा रहा है, मुझे बोला 50 रुपए ले लो मुझसे, 100 रुपए ले लो यार, मुझे आसानी छोड़ दो, क्योंकि अभी कोई कन्वेंस को इतने आराम से यूज नहीं कर सकता। बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन वो उसको भी बियर नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए। अच्छा। तो एक आइडिया था, एक बस अल्लाह ताला की मदद थी, हमने सोचा कि इस तरह की चीज होनी चाहिए। आपने सोचा था ये आइडिया? हमारी टीम ने सोचा था। टीम ने सोचा था। मेरे पास आपका ऐप है चल मेरे भाई के नाम से, CHALMAYRABHAI, चल मेरे भाई। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पर ये इधर देख रहे हैं ऑफर अ राइड और नीचे है गेट अ राइड। अच्छा, ऑफर अ राइड फर्स्ट करिए, मैं कहीं जा रही हूँ, सही है, ये मैं आपकी ऐप डाउनलोड करती हूँ, ठीक है, और मैं इसमें ऑफर अ राइड पे डाल देती हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट करें मैंने ऑफर राइड डाल दी, आप ऑफर राइड डाल देंगे, आप डाल देंगे कि मैं कहाँ से कहाँ तक जा रही हूँ। ठीक है, इसमें सिटी का भी सिलेक्शन है। जी, सिटी का भी सिलेक्शन, क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान के लिए बनाई है। हाउ नाइस जी, कि हम पूरे पाकिस्तान को कवर करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपने मुझे जो है वो ऑफर आ गई
कि मैंने चेक किया, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मेरे साथ जो है वो अनम है तो अनम कहेंगी कि माया मैं आपके साथ आपकी रोड पे जाना चाहती हूँ, तो फिर आप मुझे कॉल करेंगी? जी, मैं आपको कॉल करूंगी या मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। हमने इतना यानी डायरेक्ट कर दिया कि बीच में हमने अपनी यानी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। कि ना आने वाले को और ना जाने वाले को किसी तरीके से भी ना हाँ कोई कॉस्ट बियर करना अच्छा, पड़ेगा। खुदा न खास्ता किस तरह का कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आता है, कुछ होता है, किसी का कोई बेईमानी जाती है, कुछ जाती, उस सूरत में ऐप तो जिम्मेदार नहीं है ना? ऐप हम जिम्मेदार भी नहीं है, और साथ में हमने ना अभी इसमें सिक्योरिटी का भी हम आगे ऐड कर रहे हैं। हाँ। उसमें ये होगा कि जो ड्राइवर होगा वो एज ए शनाख्ती कार्ड के साथ यहाँ पे जो भी राइडर होगा वो अपने शनाख्ती कार्ड के साथ अपनी पिक्चर यानी अपने फेस के साथ जो शनाख्ती कार्ड रख के वो है ना हाँ पिक्चर आईडी कार्ड रख के वो अपनी पिक्चर क्लिक करके उसमें ऐड करेंगे, जिससे उनका है ना 2 से 3 दिनों में 2000 लोगों ने तकरीबन जो इस ऐप को जो है वो पहुंचे हैं। तो क्या रिस्पॉन्स है, लोगों ने किस तरीके से बताया कि कितना लोगों ने क्या फ्री में राइड ज्यादा ली है, लोगों ने हाफ पे करके ली, किस तरह रहा? मोस्टली लोगों को जाना तो होता ही है अपने ऑफिस। हम सुबह 9 बजे या 10 बजे के करीब देखते तो पूरा शारा फैसल जाम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तो जाना तो होता ही है लोगों को, तो क्यों ना किसी और को साथ बिठा के जाए, तो इनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया इसके। दैट्स वेरी नाइस। यानी कि अच्छा ऑफर ज्यादा राइड हुई है या गेट अ राइड ज्यादा हुई है? दोनों 60-40 के रेशियो से 60-40 के रेशियो से। अच्छा चलिए, महंगाई वाकई में इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, ये आप लोगों ने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे आप लोगों को क्या फायदा होगा अगर देखा जाए तो? क्या किस तरीके से आपको सपोर्ट? मैम इसका जवाब मैं देना चाहूँगा आपको। एक तो ये बात मेरी दोस्तों की तरफ से भी हुई है, मुझसे पूछा भी है। तो असल में हम उस माशरे में रह रहे हैं, ऐसा हमारा एक क्या बोल सकते हैं कि एक हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि आप मेरे लिए अगर कोई भलाई कर रही है ना तो मैं 100% सोचूंगा कि आपको कोई बड़ा फायदा है मुझसे, इसलिए आप मुझसे मेरी कोई भलाई कर रही है। और खास तौर पे इस जमाने में तो कोई भलाई का कोई जमाना कुछ भी फ्री में नहीं, बिल्कुल इस जमाने में कुछ भी फ्री नहीं है, माँ की दुआओं के अलावा कुछ भी फ्री नहीं, लोग यही सोचते हैं। लेकिन इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ ये भलाई को सामने रखते हुए बात करी है कि हम ये कमिट कर रहे हैं कि लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें फायदा अगर होता भी है, चले आगे जाके कोई फायदा होता है, लेकिन हमने एज सच कोई फायदा इसके अंदर रखा ही नहीं और लाइफ टाइम नहीं रखा। लेकिन अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर 2 लोग हैं, एक तो राइड ले रहा है और एक तो ऑफर लगा रहा है और एक राइड ले रहा है। इन दोनों से हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट पे बात करी है कि वो जा भी फ्री रहा है, वो ला भी उसको फ्री रहा है। तो ऐसा इसके अंदर कोई आंसर नहीं है, टोटली अल्लाह ताला की मदद से ये सारी चीज़ें हुई है। भलाई का बदला भलाई से ही मिलता है, हमने ये हमारा फोकस है कि भलाई का बदला भलाई से मिलता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। तो हमने भी सोच के ये सारी चीज़ें ली हैं कि यार एक अच्छा स्टेप लें। बेसिकली आइडिया थोड़ा सा मैं अगर 2 मिनट आप मुझे देंगी तो मैं 2 मिनट, चंद लम्हे रह गए एक्चुअली, बस 1 मिनट लूंगा मैं आपका। ये बेसिकली आइडिया आया कैसे? आइडिया आया हमारे अपने कुलीग से। हमारा अपना कुलीग जो था वो बेचारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में 3-4 दिन बड़े मुश्किल से सर्वाइव किया। वहाँ से बैठ के आइडिया हमारी जो डेवलपमेंट टीम है, मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा उनको, जो हमारी टीम ने बैठ के 1 महीने मुसलसल मेहनत से इस एप्लीकेशन को रेडी किया। दानियाल अजीज हो गए इसके अंदर, फाद भाई हो गए। बहुत शुक्रिया, अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, पाकिस्तान को परवरदिगार अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए। चल मेरे भाई ऐप अगर आपको समझ में आई आप जरूर डाउनलोड कीजिए। कल इंशाल्लाह शाहजेब और माया होंगे आपकी खिदमत में हाजिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।